नमस्कार साथियों। बाधाओं को चुनौतीमान स्वाभिमान से जियो, अपमान खुद ब खुद छिप जाएगा, तूफानों से डरो नहीं साहस से झेलो, किनारा खुद ब खुद सरक जाएगा। आइए इन्हीं विचारों के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स ने न्याय के बारे में कौन सा सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत से परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉन रॉल्स के बारे में जो पहला प्रश्न बनता है कि ये एक उदार समतावादी विचारक थे। तो किस विचारधारा के विचार थे? उदार समतावादी विचारक थे। इन्होंने उपयोगितावाद का जो न्याय सिद्धांत दिया था बेंथम और मिल ने, उस बेंथम और मिल ने जो उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के प्रत्युत्तर में अपना न्याय सिद्धांत दिया था। बेंथम ने कहा था कि न्याय है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही मतलब न्याय कह सकते हैं। उस सिद्धांत से जॉन रॉल्स खुश नहीं थे और अपना जो न्याय सिद्धांत है इसके प्रत्युत्तर में, तो ये प्रश्न बनता है कि इन्होंने अपना न्याय सिद्धांत किसके प्रत्युत्तर में दिया था? उपयोगितावाद के प्रत्युत्तर में दिया था। तो जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसे मूलतः कांटवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने नैतिकता पर अत्यधिक बल दिया था। तो नैतिकता पर सबसे अधिक बल देने वाला जो विचारक है वो कांट है। याद रखना, नैतिकता के ऊपर जो सबसे अधिक बल देने वाला जो विचारक है वो कांट है और रॉल्स कांट से प्रभावित था। इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत में नैतिकता को विशेष स्थान दिया था। जॉन रॉल्स के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पहला कथन है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। जितनी भी संस्थाएं एक राज्य के अंदर होती है उन सभी संस्थाओं में न्याय को प्रथम सद्गुण, उन संस्थाओं का प्रथम सद्गुण न्याय को माना था, ऐसा जॉन रॉल्स का कथन है। तो शेख इस बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, रट लेना इस प्रश्न को। न्याय समाज के पारस्परिक फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम या एक सहयोगात्मक चेष्टा है। यानी न्याय, दोनों टर्म्स को याद रखना, न्याय को एक सहकारी उद्यम और या न्याय को एक सहयोगात्मक चेष्टा किसने कहा? जॉन रॉल्स ने कहा था। सहकारी उद्यम और सहयोगात्मक चेष्टा जॉन रॉल्स ने कहा था। राज्य समान नागरिकों का समुदाय है, ये भी डेफिनेशन दी थी। राज्य की परिभाषा दी थी कि राज्य क्या है? तो राज्य समान नागरिकों का एक समुदाय है जिसमें सभी नागरिक एक समान होते हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। न्याय एक राजनीतिक मूल्य नहीं बल्कि एक मानक है। जॉन रॉल्स ने न्याय को एक राजनीतिक मूल्य नहीं माना है कि जो अन्य स्वतंत्रता है, अधिकार है, संपत्ति उनकी तरह एक मूल्य है, मूल्य नहीं है। न्याय एक अपने आप में एक मानक है और इस मानक के आधार पर हम दूसरे मूल्यों को मापते हैं कि राज्य के अंदर न्याय अधिक है या पूर्णतः न्याय की स्थापना है, तो इसके आधार पर हम ये मानते हैं कि राज्य में समानता भी होगी, राज्य में स्वतंत्रता भी होगी, अन्य तत्व भी उपलब्ध होंगे। तो न्याय को एक मानक किसने माना? जॉन रॉल्स ने माना था। इनको मूल्य नहीं मानकर एक मानक माना था। न्याय का आधार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन है। न्याय के आधार का विवेकशील चिंतन कि मनुष्य को इसने एक विवेकशील प्राणी माना था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक विवेकशील प्राणी रहा था और उसके अंदर जो ये विवेक का जो तत्व है उस विवेक के तत्व के आधार पर वो न्याय करने की क्षमता रखता है। रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के पुनरुदय का जनक भी माना जाता है। यानी बीच बीच में ये विचार आया था कि राजनीतिक विचारधारा का जो ह्रास हो चुका है, राजनीतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका था, उन जो राजनीतिक चिंतन है उस चिंतन को पुनर्स्थापित करने का श्रेय जॉन रॉल्स को जाता है कि उन्होंने राजनीति के अंदर एक बार पुनः नैतिकता को स्थान दिया था और राजनीतिक मूल्यों को स्थान दिया था। इसीलिए जॉन रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के पुनरुद्योग का जनक माना जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुदय का जनक माना जाता है जॉन रॉल्स को। चैपमैन ने रॉल्स के बारे में कहा था कि रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसमें गौथिक गिरजाघरों की तरह सादगी और जटिलता दोनों है। चैपमैन ने कहा था कि रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसमें जो गिरजाघर होते हैं उन गिरजाघरों की तरह सादगी भी है और जटिलता भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसने दो न्याय सिद्धांत दिए थे, तो एक में सादगी को परिचायक माना था और दूसरों को जटिलता का परिचायक माना था। जॉन रॉल्स की जो प्रमुख कृतियाँ, सबसे महत्वपूर्ण कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर ये न्याय सिद्धांत दिया गया था, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके अलावा अन्य जस्टिस एज फेयरनेस के, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं कि न्याय को किसने एक फेयरनेस के तौर पर माना था? जॉन रॉल्स ने माना था। पॉलिटिकल लिबरलिज्म तीसरी कृति है और द लॉ ऑफ द पीपल, ये चार महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है। तो इन यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न बन सकते थे उन कथनों को एज इट इज याद रखने का प्रयास करना।
अब देखते हैं जॉन रॉल्स ने कौन कौन से न्याय सिद्धांत दिए थे। जॉन रॉल्स ने 2 न्याय सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत दिया था स्वतंत्रता की समानता का सिद्धांत, कि प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। पहला सिद्धांत दिया था कि इसमें स्वतंत्रता की समानता का सिद्धांत, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रता है वो सबको समान रूप से वितरित होनी चाहिए, किसी को भी अधिक नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कम नहीं होनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर सबको जो स्वतंत्रता है वो समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत ये दिया था, इसमें दूसरे के 2 भाग है, के और खे। दूसरे में है भिन्नता का सिद्धांत। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए कि न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त लोगों को सर्वाधिक लाभ भी। इन्होंने ये भिन्नता का, समाज के अंदर दूसरा सिद्धांत भिन्नता का दिया था, जिसका अर्थ है कि समाज के अंदर जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है उस समानताओं को दूर करने के लिए जो अब पद और लाभ का वितरण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए वो इस प्रकार से किया जाना चाहिए, जो न्यूनतम लाभ प्राप्त लोग हैं उनको सर्वाधिक लाभ मिलना चाहिए। जो सुविधाएं जिनके पास है उन्हें नहीं करके जिनके पास सुविधाएं नहीं है उनको भी सुविधाओं का लाभ सर्वाधिक मिलना चाहिए। और तीसरा दिया था अवसर की निष्पक्ष समानता का सिद्धांत। अवसर की निष्पक्ष समानता है, सबको निष्पक्ष रूप से अवसर है वो बराबर मिलना चाहिए। अवसर की निष्पक्ष समानता के आधार पर सभी को प्राप्त और स्थितियां प्रभावित होनी चाहिए। जो अच्छे पद पर है या सक्षम है उनकी स्थिति भी प्रभावित होनी चाहिए, और जो कमज़ोर है उनकी स्थिति भी प्रभावित होनी चाहिए। राज्य अगर कोई चीज़ की सुविधाएं दे रहा है, जैसे हम बजट देखते हैं तो बजट के अंदर क्या होता है कि सभी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख, अमीर वर्गों के लिए टैक्स वगैरह में छूट देते हैं तो गरीबों के लिए भी कुछ प्रावधान किए जाते हैं। यानी इस प्रकार से अवसर की जो समानता है वो सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप केवल भिन्नता के सिद्धांत के आधार पर ये केवल जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए ही आप सहायता कर दो, नहीं, सबके लिए एक समानता होनी चाहिए, जो अमीरों को भी लाभ मिले और गरीबों को और कमज़ोर लोगों को भी लाभ मिले। यानी ये समानता इस आधार पर होनी चाहिए कि सबके पद और स्थितियों में परिवर्तन हो। तो जो जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है ये 2 भागों में है, याद रखना। पहला है स्वतंत्रता की समानता का सिद्धांत। ये पहले सिद्धांत में ये कहता है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता या बुनियादी तौर पर समान रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। और दूसरा ये कहता है, इसमें भिन्नता का सिद्धांत है, ये यहाँ पर कमज़ोर लोगों का और जो सुविधाओं से वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, समाज से कटे हुए लोग हैं, उन लोगों को सर्वाधिक लाभ देने की हिमायत करता है। और दूसरे सिद्धांत में वापस उनको लाभ देने के साथ ही सभी लोगों की पद और स्थितियां भी प्रभावित हो, यानी किसी को भी यह नहीं लगे कि राज्य उनके हक में, उनके हित में काम नहीं कर रहा है, ये भावना किसी के मन में नहीं आए। इसके साथ ही ये एक शर्त लगाता है कि न्याय के सिद्धांतों को इस रूप में क्रमबद्ध किया जाना चाहिए, यानी राज्य न्याय करते वक्त इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखे कि प्रथम सिद्धांत को द्वितीय सिद्धांत की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाए, कि प्राथमिक तौर के ऊपर पहले इस सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब तक ये सिद्धांत लागू नहीं हो जाए तब तक दूसरे को ये सुविधाएं नहीं प्राप्त होनी चाहिए, दूसरा सिद्धांत लागू नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद में इस जो सिद्धांत है उससे और कौन कौन सी बातें निकल कर आती है कि सामाजिक समझौता समानता की मूल स्थिति में ले जाता है। यानी ये कहाँ से शुरू करता है, जहाँ से होब्स लोग रूसो प्राकृतिक समझौते की बात करता है, वहाँ से ये अपनी बात शुरू करता है कि प्राकृतिक अवस्था में लोग एक समझौता करके राज्य का निर्माण करते हैं। तो उसी स्थिति में ये करता है कि उस जो समझौता हुआ था उस समझौते की जो स्थिति है उसे ये मूल स्थिति की संज्ञा देता है कि जहाँ प्राकृतिक रूप से सभी लोग हैं वो समान थे, वहाँ सबके अंदर एक समानता की भावना थी, न किसी के पास संपत्ति थी, ना किसी के पास अधिकार था, किसी के पास कोई विशेष स्थिति नहीं थी, इसलिए उन्हें उस मूल स्थिति में सबको समान माना गया। और वहाँ से ये अपने समझौते को शुरुआत करता है और उस मूल स्थिति में व्यक्ति को इसने विवेकशील माना है। जैसे बर्बर होब्स के अनुसार जो बर्बर शब्द का प्रयोग किया या रूसो ने वो सिविल नोवेस शब्द का प्रयोग किया, उन शब्दों के स्थान पर इन्होंने लोग की तरह इसको विवेकशील प्राणी माना था कि मूल स्थिति में जो व्यक्ति है वो किस प्रकार, ये भी प्रश्न बनता है कि मूल स्थिति में जॉन रॉल्स का जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, विवेकशील है। और अज्ञानता के आवरण की उदाहरण दी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अज्ञानता के आवरण की उदाहरण किसने दी, जॉन रॉल्स ने दी। अज्ञानता के आवरण का स्थिति का मतलब है कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर व्यक्ति जिनकी सभी की स्थितियाँ समान थी और
समझौते से पूर्व भविष्य में जो भी उनकी स्थिति होने वाली है, कौन से अधिकार मिलेंगे या क्या क्या अवस्थाएं होगी, उनका उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो उसे अज्ञान, यानी जब व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में या दूसरी किसी परिस्थितियों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो सभी लोग एक जैसे होते हैं, तब वो न्याय की वास्तविक कल्पना कर पाते हैं और सबके लिए एक समान रूप से सोचते हैं। इस अवस्था को उन्होंने अज्ञानता के आवरण के कहा कि सारे लोग हैं वो एक अज्ञानता का आवरण ओढ़े हुए हैं, किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है या आने वाले समय में या ये समझौता होने के बाद में उसका क्या परिणाम होगा। तो इस अवस्था को उन्होंने अज्ञानता के आवरण की अवधारणाएं दी थी। और मूल स्थिति में विवेकी व्यक्ति का लक्ष्य क्या है कि न्याय के सिद्धांतों को चुनना। मूल स्थिति में जो प्रमुख लक्ष्य माना था जो प्राकृतिक अवस्था में, उस अवस्था में मूल लक्ष्य क्या था कि हम ऐसा राज्य की कल्पना करेंगे जिसमें सभी लोगों के लिए न्याय हो। तो न्याय का एक निश्चित सिद्धांत होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए और फिर वो एक राज्य निर्माण के लिए प्रमुख समझौता किया था। तो इन चीज़ों को, इन सिद्धांतों को और सिद्धांतों से जो सारगर्भित बातें निकल कर आने वाली है उन सभी को विशेष तौर पर याद रखना और स्क्रीनशॉट लेकर इन चीज़ों को लिखने का प्रयास करना, क्योंकि ये सारे सीधे तौर पर प्रश्न के रूप में सामने आ सकते हैं परीक्षा में। जॉन रॉल्स ने न्याय के 3 प्रकार बताए थे। 3 प्रकार, पहला प्रकार पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, दूसरा अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और तीसरा शुद्ध प्रक्रियात्मक। हम तीनों का नाम याद रख लेना, इतना ही काफ़ी है, इसे विस्तार से अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के 3 प्रकार बताए थे, 2 सिद्धांत दिए थे। अब इसके अपने न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने जो शब्दावली का जो प्रयोग किया है, उनके जो प्रमुख टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि सबसे पहले इन्होंने मूल स्थिति के बारे में बताया कि मूल स्थिति क्या है। मूल स्थिति वो प्राकृतिक एक अवस्था है जहाँ एक प्रकार की काल्पनिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति सामाजिक समझौता करता है, और उसे वो मूल स्थिति कहते हैं, जिसे होब्स लोग रूसो ने प्राकृतिक अवस्था कहा है, उसे जॉन रॉल्स मूल स्थिति कहता है। और उस मूल स्थिति में व्यक्ति के पास जो प्रधान तत्व होता है वो विवेक होता है। व्यक्ति के पास व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना है और व्यक्ति के पास विवेक है वो प्रधान तत्व के रूप में होता है, क्योंकि विवेक होगा तभी वो न्याय के बारे में सोच सकता है, न्याय स्थापित करने के बारे में सोच सकता है। दूसरा है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता जो समझौतावादी विचारकों ने बताया था कि राज्य और सरकार के निर्माण के लिए लोग इकट्ठा होकर उन्होंने अपने राजा का या अपने राज्य का निर्माण और राज्य की सरकार का निर्माण किया था। उस अवस्था को सामाजिक समझौता, यहाँ से जॉन रॉल्स अपना सिद्धांत शुरू करता है। मूल संरचना। मूल संरचना वे संस्थाएं जो समाज को सुविधाएं प्रदान करती हैं। मूल संरचनाएं उन संरचनाओं को कहते हैं जैसे राज्य है, सरकार या सरकार के द्वारा स्थापित वो संस्थाएं जो व्यक्तियों को सुविधाएं मुहैया कराती है, पदों का आवंटन करती है, उन संरचनाओं को मूल संरचना कहकर पुकारा है। प्राथमिक वस्तुएं, इसमें टर्म्स आता है कि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण सबके लिए समान होना चाहिए। तो वस्तुओं का मतलब क्या है? अधिकार है, स्वतंत्रता है, न्याय है, ये जो चीज़ें हैं, शक्ति, स्वतंत्रता, संपत्ति, इनको इन्होंने प्राथमिक व्यवस्था, राज्य के द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन सभी को इन्होंने प्राथमिक वस्तुएं कहकर संबोधित किया है जॉन रॉल्स ने। मैक्सिमम नियम। मैक्सिमम नियम का मतलब ये होता है कि समाज के अंदर जो सबसे कम लाभ प्राप्त व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी लाभ मिल सके, उस व्यक्ति को भी सर्वाधिक लाभ मिल सके, उसे मैक्सिमम नियम कहा गया है। समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए लाभ से, या सरकार के द्वारा जो भी ये प्राथमिक वस्तुओं का जो आवंटन किया जाता है उन प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन में कोई भी वंचित नहीं रहे, और सबसे कम लाभान्वित जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी लाभ या सर्वाधिक लाभ मिल सके, इसे मैक्सिमम नियम कहा जाता है। मैक्सिमम नियम, मैक्सिमम का मतलब सर्वाधिक, यानी सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को भी सर्वाधिक लाभ मिले, इसे मैक्सिमम नियम कहा जाता है। यह प्रश्न बनता है कि मैक्सिमम नियम की से शब्दावली का प्रयोग कौन करता है? जॉन रॉल्स करता है अपने न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करने में। न्याय उचितता के रूप में, न्याय को उन्होंने उचितता के रूप में माना। उचित क्या है, सही क्या है, वही न्याय है। तो न्याय को उन्होंने उचितता के रूप में माना है। और व्यवस्थित समाज की शब्द का प्रयोग किया है। व्यवस्थित समाज किसे माना है? वे समाज जिसमें न्याय की अवधारणा सुव्यवस्थित तौर से प्रभावी अवधारणा के तौर पर राज्य के अंदर न्याय हो, उसे व्यवस्थित समाज कहा है। तो ये जो आपका रहा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। एक बार फिर जो न्याय के 3 सिद्धांत बताए थे, पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, और जो शब्दावली का प्रयोग किया था मूल स्थिति, सामाजिक समझौता, मूल संरचना, प्राथमिक वस्तुएं, मैक्सिमम नियम,
न्याय उचितता के रूप में और व्यवस्थित समाज, इन सभी टर्म्स को यानी सीधे सीधे तौर पर ये प्रश्न बन सकता है कि जॉन रॉल्स में मूल स्थिति के अंदर प्रधान तत्व क्या है, विवेक। जॉन रॉल्स ने जो सामाजिक शब्दों थे, शब्द का जो टर्म्स का इस्तेमाल किया, ये उन्होंने कहाँ से लिया, ये उन्होंने समझौतावादियों से ये शब्द ग्रहण किया था। मूल संरचनाएं किसे क्या, जो सरकारी संस्थाएं हैं उन सबको उन्होंने मूल संरचना कहा। प्राथमिक वस्तुएं उन्होंने किसे कहकर संबोधित किया, संपत्ति, न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति, इनको। और मैक्सिमम नियम को विशेष तौर पर याद रखना, सबसे कम लाभान्वित व्यक्ति को भी सर्वाधिक लाभ मिले। और न्याय को किसके रूप में माना, उचितता के रूप में। और व्यवस्थित समाज किसको कहा, जिसके अंदर न्याय तत्व की प्रधानता हो। नमस्कार।